हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के बेसिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट, देखिए हमने पिछली क्लास में बात कर ली था कि ये जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले इन अधिकारों की जो बात होती है वो बिल ऑफ राइट के माध्यम से या मैग्ना कार्टा के माध्यम से 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में होती है। लेकिन एक ऐसा देश फ्रांस बना जिसने अपने संविधान में सबसे पहले लिखित रूप से मूल अधिकारों को स्वीकृत किया, जिसमें से हमने देखा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो इशू है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो मूल अधिकार, इसमें से हम देखेंगे कि भारत का जो मूल अधिकार था, मूल रूप में जब ये बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का रिजर्व किया गया है। देखेंगे ये 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे ये समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात करेंगे। राइट टू इक्वालिटी, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लिबर्टी, ये हम बात करेंगे आर्टिकल 19 to 22। उसके बाद हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 23 और 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अल्पसंख्यकों को या अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से देखेंगे सांस्कृतिक व शैक्षणिक संबंधी अधिकार जो अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं, ये आर्टिकल 29 से 30 में दिया हुआ है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो ये हमारे 6 प्रकार के राइट हैं। मूल अधिकारों को इतने भागों में बांटा जा सकता है, 6 भागों में, जिसमें से हमने देखा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, और सांस्कृतिक व शैक्षणिक संबंधी जो अधिकार दिए गए अल्पसंख्यकों को वो 29 आर्टिकल और आर्टिकल 30 में, और उसके साथ साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिए गए। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य पाए जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये जो हमारे अधिकार दिए गए हुए हैं वो 6 भागों में, वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक ही हैं। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 12 किसकी बात करता है और आर्टिकल 13 किसकी बात करता है। तो हमारा आर्टिकल जो 12 है वो राज्य से संबंधित है।
हम देखते हैं राज्य में क्या क्या आता है और राज्य जो संस्था है उसमें क्या क्या भारत की संविधान सभा या संविधान निर्माताओं ने किस किस चीज़ को इसमें रखने का प्रयास किया है। तो हम देखेंगे जो हमारा अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12, अनुच्छेद जो 12 है हमारा, वो किस चीज़ की बात करता है? वो बेसिकली मुख्यतः बात करता है राज्य की परिभाषा से। लेकिन अगर हम संविधान की भाषा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये भाषा बहुत ही टफ है। इस परिभाषा में लिखा है, इस भाग में जो हम ये लैंग्वेज है अभी हमारी संविधान सभा के द्वारा जो यूज की गई है, हमारे संविधान में जो कुछ लिखा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होंगे। देखिए भाषा कितनी टफ है, लेकिन अगर हम इसको सरल फॉर्म में देखें तो ये क्या है? भारत का अनुच्छेद जो 12 है ये मुख्यतः बात करता है राज्य की परिभाषा से संबंधित। तो हम राज्य की परिभाषा में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको सिंपली एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भारत का जो संविधान है उसमें राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 कहता है, और राज्य के अंतर्गत देखेंगे भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और संसद पार्लियामेंट तथा स्टेट की बात की जाएगी, प्रांतों के साथ साथ राज्य की सरकार और विधानमंडल, विधान परिषद और विधानमंडल ये शामिल होंगे, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। ये लैंग्वेज है हमारी संविधान की। सिंपल भाषा में कहें तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद होगी, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, और अगर इसको देखें तो राज्य की सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और वहाँ पर जो पाया जाता है विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, और स्थानीय जो सरकारें होती हैं लोकल गवर्नमेंट वो होगी, और उसके साथ साथ अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, राज्य की परिभाषा में ये शामिल होते हैं।
तो ये हमारा राज्य की परिभाषा रही। हम इसको और अगर ईजिली सिंपली क्लासीफाई करके देखें तो इसको हम नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर राज्य की परिभाषा की बात की जा रही है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। याद करने के उद्देश्य से बस इतना कि आर्टिकल 12 भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। और राज्य में देखेंगे क्या है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, और उसके साथ साथ में पार्लियामेंट संसद। अब सभी लोगों को पता है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आती है। इसके साथ साथ देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और उसके साथ अगर देखेंगे तो वहाँ का जो हमारा विधानमंडल होगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। वीपी स्टैंड विधान परिषद और वीएस स्टैंड विधानसभा। उसके साथ साथ ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, और इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड होता है इसमें ये हमारे भारत सरकार के अधीन जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं, और उसके साथ साथ हमारा जो अन्य प्राधिकारी, ये हमारी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले मुख्य आयाम हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके बाद आर्टिकल 13 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 13 जो है वो बात करता है मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों को जो न्यून या कम करने वाली विधियां सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो बनी हुई वो सब संविधान के लागू होने के साथ ही शून्य हो जाएंगी। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखने का प्रयास करें। जो हमारे संविधान की भाषा है वो बहुत टफ है, तो हम इसको सिंपल भाषा में देखने का प्रयास करते हैं। क्या बात करता है तो आर्टिकल जो 13 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है मूल अधिकारों के असंगत मूल अधिकारों के असंगत, और अगर हम बात कहें या फिर उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां देखिए इनकी चर्चा की जाती है। तो अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज का आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या बात करता है। आर्टिकल 13 संविधान के प्रारंभ से पहले बात करता है। संविधान के प्रारंभ से पहले फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य होंगी। मतलब ब्रिटिश टाइम में, हम इसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मतलब भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के साथ में ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या इसके पहले जो हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में जो कुछ भी नियम कानून प्रथाएं परंपराएं प्रचलित होंगी, जो भी प्रथा परंपरा, जो भी नियम कानून संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही होगी या उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही होगी या उसको कम करने का प्रयास कर रही होगी, वो नल एंड अवॉइड मतलब असंवैधानिक हो जाएगी, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 30 क्लॉज 2 किसकी बात करता है। ये कहता है संसद जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी
जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करते हैं। ये बात हमारा करता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, मतलब कि संविधान प्रारंभ होने के बाद नियम कानून बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो संविधान के द्वारा संसद को सौंपी गई। संसद विधि के द्वारा कोई ऐसा, यानी कि संसद कोई ऐसी विधि नियम कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को कम करता हो, न्यूनीकरण करता हो। ये हमारा आर्टिकल 13 रहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसी में कुछ वाद और विवाद होते हैं, तो कुछ केस होते हैं। कुछ केसों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण केस है वो याद रखने वाला है, उसका जो डिसीजन है। यहाँ पर था तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार संशोधनीय है या नहीं, या नहीं। देखिए समय समय पर कुछ केस हुए, उसको हम देखते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे शंकरी प्रसाद। पहला हमारा जो केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस बनाम लिख लेते हैं, बनाम भारत संघ। ये केस 1951 में हुआ था। इसके अनुसार जो डिसीजन आया वो था फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, हाँ हो सकता है। यस, ये क्या था डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो ऐसा क्यों कहा? देखिए 1951 संविधान को लागू हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, और संविधान का जो निर्माण करने वाले लोग थे यानी कि संविधान सभा, उस समय तक काफ़ी लोग हमारी सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मत था, जिन लोगों ने इतने अधिकारों की चर्चा की, वो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन या ऐसी कुछ विधियां नहीं बनाएंगे जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता को पीड़ा या पहुँचे या उसकी स्वतंत्रता कम किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उस समय उसी के अनुसार था। लेकिन अगर हम इसी के साथ देखेंगे, दूसरा जो केस हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये जो केस होता है 1965 में, इसमें भी कहा गया हाँ संशोधन कर सकती है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में। लेकिन इसके बाद एक दौर शुरू होता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। गोलकनाथ में वाद में कहा क्या, गोलकनाथ वाद, ये पंजाब राज्य के अगेंस्ट में होता है। ये 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो नो, पार्लियामेंट मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यह डिसीजन वाकई काफ़ी उस समय के अनुसार एक कठिन निर्णय कहा जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इस समय तक हम देखेंगे कि जो हमारी कार्यपालिका थी या हमारी जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसमें जो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा थी, उनके लोगों का महत्व कम हो चुका होता है या वो लोग अब नहीं रह रहे होते हैं। अब एक प्रकार से कुछ लोग नए जो सत्तावादी प्रकृति के होते हैं वो इसी के बाद देखेंगे इंदिरा गांधी का टाइम पर, जिन्होंने बहुत ही भयानक सत्ता का, अथॉरिटी का बहुत ही भयानक प्रयोग करने का प्रयास किया। तो इन्होंने ये कहा, इसी के बाद 24वां संविधान संशोधन कर दिया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। इसमें कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन था ये हमारा 1971 में 1971 में होता है। इसमें कहा गया कि जो संसद है वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। तो एक विवाद स्टार्ट होता है यहाँ से 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद फिर और बात कुछ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद आता है। जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का वाद था 1973 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है और याद रखने वाला है। इसका यही डिसीजन जो है वो आगे तक वैलिड होता है। देखते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य।
केरल राज्य 1973 में। इसमें ये कहा गया कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उसको कम कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ पर शर्त, यहाँ पर कहा मूल ढांचा लेकिन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा, यहीं पर मूल ढांचे की बातचीत की जाती है। मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचा क्या होगा, इसकी जो समय समय पर व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती रहेगी। इसके बाद और कुछ केस होते हैं, देखते हैं। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ केस होता है, ये होता है 1980 में। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। इसमें जो निर्णय होता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे लेकिन संशोधन में कोई मूल ढांचे का तत्व कम न हो। मतलब जो केशवानंद भारती का निर्णय था उसी को रिपीट करने का प्रयास किया गया, और ये प्रयास किया गया कि फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान सभा के द्वारा प्रदान किए गए थे, हमारे जो क्रांतिकारी नेताओं के मस्तिष्क की जो विचार थे, उसको कम और ज़्यादा ना किया जाने का प्रयास किए, ताकि लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे। इसके बाद हम इसी में देखते हैं जो फंडामेंटल राइट में अब जो फाइनल है, इसका क्लू है कि वर्तमान समय की स्थिति ये है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं हो। और मूल ढांचा क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार समय समय पर तय करता रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं फंडामेंटल राइट में संशोधन होगा कैसे। फंडामेंटल राइट में संशोधन, मूल अधिकार में जो संशोधन होगा वो विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत से होगा। जो उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से कम ना हो। ये वर्तमान स्थिति है कि फंडामेंटल राइट में जो संशोधन होगा विशेष बहुमत से किया जाएगा, जो उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से कम ना हो संख्या। तो हम देखेंगे इसी में एक और विवाद उभरा। विवाद ये था, क्या जो न्यायपालिका है, जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, उसके तहत हमने देखा कि क्या क्या था। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, उसकी विधानसभा, विधानमंडल, ये विधान परिषद, स्थानीय सरकार, और उसके साथ साथ में जो प्राधिकारी थे केंद्र या राज्य के अधीन वो। लेकिन क्या आर्टिकल 12 के तहत न्यायपालिका राज्य है या नहीं? न्यायपालिका राज्य है या नहीं, या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत न्यायपालिका आता है? तो संविधान में इसका प्रत्यक्षता उल्लेख नहीं है। जो आर्टिकल 12 हमने पढ़ा और लिखा भी कि आर्टिकल 12 में क्या क्या था, तो न्यायपालिका शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम देखते हैं एक केस होता है कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस होता है, इसमें देखते हैं सीमित अर्थ में जो न्यायपालिका है वो राज्य है, लेकिन वास्तव में आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। तो हमें याद क्या रखना है
न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। ये फाइनल वर्डिक्ट रहा। तो हमने आज की क्लास में अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ने का प्रयास किया और बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करने का प्रयास किया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट निकल के आए तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अचीवर्स एकेडमी प्रयागराज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।